जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियो जरूर देखने में आएंगी। आज हम बात करेंगे गुरु चंडाल के बारे में। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली इस कॉम्बिनेशन को गुरु चंडाल क्यों कहा गया। शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और जो राहु देव है उन्हें अशुभ ग्रह माना गया है। मतलब ग्रह तो नहीं बोलूंगा, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी है, एग्जैक्टली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। कभी कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में इसके बारे में बताऊं। तो अब आप समझिएगा, जब भी बृहस्पति जैसा डिवाइन एनर्जी वाला ग्रह और एक राहु देव जैसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह माने जाते हैं, यदि ये कुंडली में साथ बैठ जाते हैं और दोनों का जो डिफरेंस है, एसोसिएशन काफी कमजोर है, अर्थात मान लीजिएगा कि 6 डिग्री के बृहस्पति हैं, 8 डिग्री के आपके राहु देव है, तो ऐसे में ना इस चांडाल योग की क्षमता और बढ़ जाती है। अब चंडाल क्यों कहा गया है? अब एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही डिवाइन है, शुद्ध है, पाक है, विजडम देने वाला है, और एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, अपनी इच्छा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला हो सकता है, या फिर जिसका अपनी अनंत इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, या फिर एक ऐसा ग्रह जो कई बार अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह से अनैतिकता की तरफ आपको ले जाता है। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन को, अब एक सिंपल सी बात बोलूं कि यदि एक अच्छे व्यक्ति के साथ एक धूर्त व्यक्ति आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं उस अच्छे व्यक्ति के अंदर उस धूर्त व्यक्ति की एबिलिटी और क्वालिटीज आना शुरू हो जाएगी। उसी तरह से एक समय ऐसा भी आता है कि उस धूर्त व्यक्ति के अंदर भी उस अच्छे व्यक्ति की क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है। तो जब भी ये योग बन जाता है तो ऐसी अवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि व्यक्ति के अंदर गुरु संबंधित तत्वों का कुछ हनन होना शुरू हो जाता है। अर्थात बृहस्पति के कुछ कोर कंटेंट जो होते हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। अब आप समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भाग्य और व्यय भाव के जो अधिपति हैं वो गुरु बृहस्पति देव है, और भाग्य से बली कोई ग्रह नहीं होता। आप खुद जानते हैं, जब भी हम किसी की पत्रिका देखते हैं तो हम एक शब्द बोलते हैं, यदि भाग्य का बल अच्छा होगा ना तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलेगा, अगर लग्नेश और भाग्येश दोनों बली हो। अब काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार भाग्याधिपति अगर राहु के साथ बैठ गया तो डेफिनेटली उस बृहस्पति देव के ऊपर राहु की ऐसी छाया पड़ेगी कि जो उनकी पर्सनल क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं राहु की क्वालिटीज वो अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब संगत खराब हो जाती है तो व्यक्ति देव से चंडाल बन जाता है। इसलिए इसे गुरु चंडाल योग की संज्ञा दी गई है, या फिर यह भी कहा जाता है कि गुरु के ऊपर एक मैलिफिक ग्रह की जो छाया है वो ज्यादा पड़ने के कारण गुरु के अपने तत्वों में ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। अब आप समझिएगा, ऐसे बहुत सारे चार्ट आप देखेंगे जहां गुरु चंडाल के कारण कई तरह की दिक्कतें देखने में आएंगी। आज हम एक ऐसे ही चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं जहां पे गुरु चंडाल योग कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, कर्म क्षेत्र में बन रहा है, और इस योग ने उस व्यक्ति के जीवन में कैसा असर डाला। अब आप एक बेसिकली एक बात को समझिएगा कि गुरु का जो संबंध है वो संतति से है, गुरु का संबंध ज्ञान से है, गुरु का संबंध अनंत ज्ञान से है, बहुत गहरी बुद्धि से है, गुरु का संबंध आपके धन से है, ऐश्वर्य से, एजुकेशन से है, भाग्य से है। तो जैसे ही बृहस्पति जैसा परिशुद्ध ग्रह किसी छाया ग्रह के साथ आके बैठ जाता है तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उसकी छाया पड़ने के कारण जो बृहस्पति के कारक तत्व होते हैं उनमें कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो एक ऐसे ही चार्ट है जिसमें हमने क्या देखा कि कुंडली के दशम भाव के अंदर आपके गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं और काफी क्लोजली कंजक्टेड है, दोनों काफी आसपास बैठे हुए हैं। अब राहु का एक नियम क्या होता है, जब भी राहु जिस भी भाव में बैठ जाते हैं उसके यदि अधिपति केंद्र और कोण में आके बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में आपको राहु राजयोगदायक फल देंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश पत्रिका के अनुसार राहु किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जिसके अधिपति उनके साथ बैठ जाते हैं तो जिस भी भाव का वो ग्रह होगा, ठीक है, जिस भी भाव से संबंधित वो ग्रह रखता होगा उस भाव के कारकत्वों की हानि होती है। अब ये जो पत्रिका है मिथुन लगन की पत्रिका है और मीन राशि अर्थात कुंडली के दशम भाव में राहु के साथ बृहस्पति बैठे हुए और क्लोजली कंजक्टेड है। अब इनके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई? सबसे पहली दिक्कत तो इनके लाइफ में ये आई कि संतति प्राप्त करने में इन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब रीजन क्या है? अभी हम केवल कारक की बात कर रहे हैं, अगर हम होल चार्ट की बात करें तो बहुत सारी चीजें आपको और भी दिखाई देंगी, लेकिन कारक के अनुसार बृहस्पति संतति का कारक है। तो संतति का कारक होने के कारण राहु के द्वारा विकसित अवस्था में होने के कारण संतति प्राप्ति में बाधा है। राहु ज्ञान का कारक है, एजुकेशन का कारक है। इनके स्टार्टिंग के स्टेज पे इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, स्पेशली एजुकेशन के लेवल पे।
इनका स्कूल तक इन्हें एक बार छोड़ना पड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से इन्होंने अपने एजुकेशन को स्ट्रांगली आगे लेके गए और आज बहुत अच्छे लेवल पे है। अब आप समझिएगा, इस पत्रिका में बृहस्पति जो अनंत ज्ञान के अधिपति है, काल पुरुष की 12वीं राशि हमारे दशम भाव में आके बैठी हुई है, वहां राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे राहु के साथ बृहस्पति बैठने के कारण दो दिक्कतें हो गई। पहली बात तो राहु की जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या होता है कि किसी भी ग्रह को पीड़ित करना, अर्थात उसको अपने दोष से पीड़ित कर देना। तो जैसे ही बृहस्पति के साथ यहां राहु बैठ गए तो प्रॉब्लम क्या आई कि बृहस्पति राहु से पीड़ित हो गए, प्लस राहु बृहस्पति के घर में आके बैठे हुए हैं, तो वहां पे बृहस्पति देव का जो कंफर्ट जोन है वो खत्म हो गया, जिस कारण से बृहस्पति के कारकत्वों की हानि हुई। और हाँ, बहुत सारे ऐसे कारकत्व हैं जहां इन्हें हानि देखने में आई। यहां तक कि अगर आपने देखा होगा तो अर्थ कोण के अंदर बृहस्पति बैठे हुए दशम भाव में, और उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पे है, 4th हाउस पे है और 6th हाउस के ऊपर, 2nd, 4th और 6th हाउस के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। तो पीड़ित होने के कारण कई बार इनको फाइनेंशियली भी काफी अप एंड डाउन देखने में आते हैं, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति अपने भाव के होके बैठे हुए, तो ऐसी अवस्था में यह बल मिल जाता है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी राहु बृहस्पति के साथ बैठता है तो व्यक्ति कई बार परंपरावादी बातों में बनता नहीं है, अर्थात परंपरा से थोड़ा विपरीत होकर चलना शुरू कर देते हैं। अब जिनकी ये पत्रिका है, ये एक एस्ट्रोलॉजर है और इन्होंने ना वेस्टर्न साइड को ज्यादा अप्रोच किया है। इन्होंने, जैसे कि हम कहते हैं ना वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने यहाँ पे ध्यान ना देके इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनी तरफ मतलब उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो टैरो का रीडिंग, या फिर आजकल एंजल हीलिंग्स आती हैं, कैंडल हीलिंग्स आती हैं, बहुत टाइप की ऐसी हीलिंग्स है जो वेस्टर्न कल्चर से संबंध रखती हैं। तो और आज के टाइम में इनका माइंड इतना प्रैक्टिकल है कि इनको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में मजा आता है, ये सुनी सुनाई बातों को अप्रोच नहीं करते। तो अब आप समझिएगा कि यदि बृहस्पति राहु के साथ बैठे, दशम भाव में बैठे, तो प्रोफेशनली इन्होंने एक ऐसी चीज को समझा, जाना जहां से इनकी ग्रोथ भी हो, प्लस ये आगे भी बढ़े। लेकिन राहु ने परंपरावादी फैक्ट्स की तरफ इनको जाने नहीं दिया, अर्थात इनका जो रुझान था वो वैदिक तत्वों की तरफ ना जाके वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा हो गया। तो अब आप समझिएगा, जब भी राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे नेगेटिव ना समझे। अब आप समझिएगा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यदि व्यक्ति अपनी आन पे आ जाए ना, तो वो ऐसे ऐसे टास्क कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति की लिमिट में ही नहीं है, अर्थात उसकी लिमिट से अपरंपार बहुत दूर है। ये ऐसे लोग हैं, यदि एक बार ठान लेना कि इन्हें टास्क कंप्लीट करनी है, 110% उस टास्क को कंप्लीट करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। नॉलेज इनकी प्रैक्टिकल होती है, बहुत गहरी बुद्धि होती है। अब हम सभी जानते हैं कि राहु का सीधा संबंध आईटी से है, कंप्यूटर एजुकेशन से है, सॉफ्टवेयर से है। तो जिस जातिका की अभी हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ज्योतिष को उस लेवल तक लेके गई है। ऑनलाइन पोर्टल पे इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है और आज ये काफी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर में से एक है। तो बस समझिएगा कि केवल गुरु चंडाल देख के नेगेटिव बोल देना ठीक नहीं है। अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं ना, तो आप ये बात मान लीजिएगा कि आपके जीवन में यही ग्रह राजयोग तक लेके आते हैं, राजयोग की संज्ञा में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है, लेकिन राजयोग का आपको फल प्राप्त होता है। और सबसे सुंदर उपाय गुरु चंडाल का केवल एक है कि आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। आप जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज को लें। अगर आपकी, आप नोट करना, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका एजुकेशन स्कूल की तरफ से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी एजुकेशन देखने वाली होती है। तो यदि सही कॉम्बिनेशन को सही जगह ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।